गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से देखें और समझकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया था। महासागर तथा महाद्वीप पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पृथ्वी पर लगभग 70.8% भाग में महासागर तथा 29.2% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। देखते हैं इसको समझ का। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना सिंचाई एवं विद्युत जल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो वह टोटल 5 राज्य है। पहला है मिजोरम, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा और 5वां पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। जोहार घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस घाटी को मिलान घाटी तथा गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी को मिलान घाटी और गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जोहार घाटी को, और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि ये नदियां सापेक्षतः कम लंबी होती है, जबकि हिमालयी नदियों का जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। हिमालयी नदियों का जो जल ग्रहण की क्षमता होता है वह अधिक होती है, प्रायद्वीपीय नदियों का जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी लेटेराइट मिट्टी का किया जाता है उपयोग सबसे ज़्यादा ईंट बनाने में। भारत में ईंटों के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ICAR की रिपोर्ट के अनुसार देश में ईंटों के निर्माण में लगभग 40% लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में भालू, हिम तेंदुए आदि पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क को वर्ष 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का।
निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सरसों। अगर हम लोग खरीफ फसल को देखें तो उसमें चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर इत्यादि आते हैं खरीफ फसल में। वहीं पर अगर रबी फसल को देखें तो गेहूं, चना, सरसों, जौ इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी गाय की नस्ल है रेड सिंधी। इस नस्ल की गाय लाल होती है। साहिवाल तथा गिरी भी गाय की प्रमुख देसी नस्लें हैं। एक साहिवाल और दूसरा गिरी जो है ये भी गाय की प्रमुख देसी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मुंबई में। देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैसों का भंडार मुंबई हाई में स्थित है। मुंबई हाई यह लगभग कुल उत्पादन का 80% गैस भंडारित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है तथा इसे वर्ष 2011 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। 2011 में महारत्न का दर्जा दिया गया था कोल इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 2007 में। एम पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया था। केंद्र राज्य संबंधों पर कुछ और भी गठित समितियां हैं, गठित आयोग हैं, जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका जो स्थापना हुआ था 1969 में किया गया था। राजमन्नार आयोग, इसकी स्थापना भी 1969 में ही हुआ था। फिर सरकारिया आयोग, यह इसकी जो स्थापना हुई थी वह गठन हुई थी वह 1983 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 155 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत करता है। भारतीय संसद के इतिहास में अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आज का 15वां क्वेश्चन है, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी यानी कि 6 सप्ताह। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। संसद के पुनः सत्रारंभ पर यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? आज का 16वां क्वेश्चन है, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों तथा संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विवरण आदि भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो यह की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आज का 18वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसमें उस समय कुछ और भी समितियां थीं, उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। जैसे नियम समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? आज का 19वां क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 91वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 21 वर्ष। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1955 में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समाचार पत्र, शिक्षा, वन आदि समवर्ती सूची का एक विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी यशोधरा। रंगभूमि, निर्मला, गोदान, ये सारे प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तकें हैं। और जबकि जो यशोधरा है, इस पुस्तक के जो लेखक है वह मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 24 अप्रैल को। वहीं अगर 18 अप्रैल को देखें तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सरोद। सरोद होगा, यहाँ सरोज नहीं, सरोद। सरोद, सरोद से है। अमजद अली खां का संबंध सरोद वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जापान और बेल्जियम का। आज का 28वां क्वेश्चन हमारा, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है म्यांमार को। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भोपाल में स्थित है। भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, जबकि अगर देखें तो यह भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाता है डी, यानी 2003 में किया गया था। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को वर्ष 2003 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सभी भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक
पुलिस संगठन का गठन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1923 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय जो है वह लियोन्स फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1923 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत के 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी केसी नियोगी की सिफारिश पर। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। वर्तमान में इस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जो वर्ष 2015 से कार्यरत में है या कार्यरत है। आज का 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी सेवा कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ये सारे अप्रत्यक्ष कर हैं। देखते हैं ना सुनाज का, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया था? मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिलों में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 200 जिलों में। मनरेगा योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में किया गया था। पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2009 में इसका नाम मनरेगा पड़ा। इस योजना को पहले चरण में देश के कुल 200 जिलों में लागू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह क्या कहलाता है? यह किसका नियम है? यह क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह क्या है? यह किस नियम का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ग्रेशम का नियम। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह ग्रेशम का नियम है। देखते हैं इसको आज का, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1987 में। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किया गया था, जिसका लक्ष्य ओजोन विखंडन करने वाले पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोग पर रोक लगाने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जो हैं यह ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड
ये सारे जो हैं वह ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी उड़ीसा में। सिमलीपाल जैव मंडलीय क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा कुछ और हैं जो जैव मंडलीय क्षेत्र हैं, जैसे नीलगिरी यह तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस असम में है और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ जातियों यानी कि रेयर स्पेसिस के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि हिमचीता। दुर्लभ जातियों की संख्या विश्व में सबसे कम है। ये जातियां कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित रह गई हैं। हिमचीता तथा शुतुरमुर्ग आदि जो हैं इसके उदाहरण हैं। तो इसी प्रश्न के साथ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 यानी कि 41 समाप्त होता है। अगर यह क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। गुड नाइट, थैंक यू।